आप सभी का स्वागत है। मेडिकल वीज़ा क्या होता है? मेडिकल पर्पस के लिए हमें कनाडा का, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे मिल सकता है? ये कमेंट्स में हमें नोट हो रहे हैं जो क्वेश्चंस आपके हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको मेडिकल वीज़ा का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान वीज़ा होता है, इतना मुश्किल नहीं होता जितना इसको बताया जा रहा है। जो अभी हम स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप उन सभी स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि मेडिकल वीज़ा आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे नाम से पता लगता है, वो वीज़ा जो मेडिकल पर्पस के लिए लिया जा रहा है। अब मेडिकल पर्पस क्या? जैसे मान लीजिए अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति यहाँ पर है इंडिया में और वो अपना इलाज कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में या कनाडा में या यूके में, कहीं पर भी, जापान में क्यों नहीं, कहीं पर भी अगर वो जाना चाहता है, तो उस पर्पस के लिए वो एक मेडिकल वीज़ा अप्लाई कर सकता है। यूजुअली मेडिकल वीज़ा का सक्सेस रेट जो होता है, अगर जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी होती हैं, तो ऑलमोस्ट तय हो जाता है, वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा मिलना भी आसान हो जाता है, बट इसके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं। वो क्राइटेरियाज जो इस वीडियो के एंड में आपको पता लगेंगे, वो क्राइटेरिया अगर मीट नहीं होते, तो अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हैं तब भी वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर वो क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, तो वीज़ा मिलने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई, राइट? तो जो मेडिकल वीज़ा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है, इसको दो फेज में समझने की कोशिश करते हैं। एक तो जो व्यक्ति इंडिया में है, जो जाना चाह रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यूएस की बात ले लेते हैं। जो व्यक्ति है जो इलाज के लिए जाना चाह रहा है, तो यूएस में जहाँ पर भी उसका इलाज होगा वहाँ से इन्विटेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो इन्विटेशन कहाँ से आ सकता है? तो जहाँ पर भी वो अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी हॉस्पिटल में, या कोई प्राइवेट नर्सिंग होम है या कुछ भी है, वहाँ से जो भी उनके हेड ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी वहाँ के फैकल्टी हैं, उनके हेड हैं, वो इनविटेशन लेटर भेजते हैं उन पर्सन के लिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम अमित कुमार का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिनका नाम अमित कुमार है, तो वो लिखेंगे अमित कुमार विद दिस पासपोर्ट नंबर हैज बीन डायग्नोज्ड विद दिस प्रॉब्लम, और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी अपना बेड बुक करा लिया है या रूम बुक करा लिया है, और उनका जो ट्रीटमेंट करेंगे ये फलाने डॉक्टर करेंगे। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे और जो इनवाइट करें, अगर वो सेम है तब तो अलग से उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा लिख देंगे इनका ट्रीटमेंट मैं करूंगा। और अगर वो डॉक्टर अलग हैं, तो उन डॉक्टर की तरफ से भी आपको एक लेटर लगाना होगा जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि आपका ट्रीटमेंट वो करेंगे, यानी अमित कुमार का ट्रीटमेंट वो करेंगे। सिंपल सी बात है, इनविटेशन होना बहुत मस्ट है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इनविटेशन जब आप मंगाते हैं तो वो बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या डायग्नोस हुई है, जो भी मेडिकल इशू है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है। आप ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ही नहीं कि ये अपना इनको शिकायत है तो यहाँ पर आ रहे हैं चेक करवाने के लिए, इससे बात शायद ना बने आपकी। तो अगर आप अपने चांसेस को एक्चुअल में इंप्रूव करना चाहते हैं और मेडिकल वीजा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा एलैबोरेट करना जरूरी है। और जो भी डॉक्टर इनवाइट कर रहे हैं वो उसमें एलैबोरेट करेंगे, आप अपने एसओपी में या अपने कवरिंग लेटर में नहीं करेंगे। जो डॉक्टर इनवाइट कर रहे हैं वो उसमें एलैबोरेट करेंगे। दैट्स इट। एक ये चीज हो गई। दूसरा, आप जब वहां पे हैं, जब जा रहे हैं ट्रीटमेंट पे, तो ट्रीटमेंट में आपका बेड बुक है या आपका रूम बुक है, वो भी वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। कई लोग कॉमन एरिया को बुक करा लेते हैं जहाँ पे काफी सारे बेड्स होते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर आपने कोई प्राइवेट रूम या सेमी प्राइवेट रूम बुक करवाया है, तो वो भी लिखा होना चाहिए कि भाई मैंने ऐसे से बुक करवाया हुआ है। तो वो कवर लेटर में आप अलग से भी लिखेंगे, और जो आपका इन्विटेशन आ रहा है वो डॉक्टर की तरफ से या उस इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें भी लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो भी आपका प्रॉब्लम डायग्नोज यूएस में किया है, क्या आपने इंडिया में उसे ठीक कराने की कोशिश करी है? अगर करी है तो उसका रिकॉर्ड आप साथ में लगाएं। आप दिखाएं कि मैं इंडिया में भी इतनी जगह गया हूं, लेकिन ये प्रॉपरली ठीक नहीं हो पा रहा है, इसका इलाज जो है वो यूएस से सही होगा। आप अपनी तरफ से लिखें, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने एसओपी में लिख सकते हैं और अपने पुराने ट्रीटमेंट के कुछ रिकॉर्ड साथ में अटैच कर सकते हैं कि देखिए मैंने करवाने की कोशिश की है बट ये नहीं हो पाया है। ये आपकी तरफ से चाहिए। अब क्या आप वो इलाज अफोर्ड कर सकते हो? उस इलाज का एक एस्टिमेटेड बिल, एक इनवॉइस भी साथ में अटैच होना हम रिकमेंड करते हैं, होना चाहिए। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो आपको आपके इस इलाज का एक एस्टिमेट देंगे कि भी इस इलाज में 5,000, 10,000, 50,000 इतने डॉलर लगेंगे, 1 लाख डॉलर, वट जो भी है, इतने लगेंगे। तो वो एस्टिमेटेड अमाउंट के आपके पास है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। या आपके पास अगर इंश्योरेंस है, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ये एक सर्टिफिकेट लाके इशू करेंगे कि इस हॉस्पिटल में जिससे इन्विटेशन आया है, उसका ये जो बीमारी है जो इन्विटेशन में लिखी हुई है, इस इंश्योरेंस में पूरी तरीके से कवर होती है। ये प्रॉपर सर्टिफिकेट में लिखा होगा, और वो कवरेज कितना है उसमें डॉलर्स में लिखा होगा, रुपये में नहीं। मान लीजिए आपको 1 करोड़ का कवरेज मिला हुआ है,
राइट, बट वो 1 करोड़ की वैल्यू को नहीं समझेंगे, तो आपको उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवाना होगा। आप नहीं करेंगे, ये आपका इंश्योरेंस कंपनी करके देगा और वो साथ में अपना सर्टिफिकेट लगा देगा। दैट्स इट, अगर इंश्योरेंस है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाह रहे और आप इसको खुद ही पे करेंगे सारा कुछ, तो ये इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है कि भाई वहां पे इतना ट्रीटमेंट होगा, इसका मेरे पास बैकअप है। और आपकी टैक्स रिटर्न से भी वो थोड़ा मैच हो तो ज्यादा बेटर है। ऐसा ना हो कि जैसे आप 50 लाख का ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, 50 लाख रुपए आपने शो भी कर दिए, बट आपने आईटीआर मुश्किल से 3-4 लाख रुपए की फाइल करी है, तो उससे भी उनको शक होता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि मेडिकल वीजा की आड़ में आप बस उनके देश में माइग्रेट करना चाह रहे हो। ऐसा क्वेश्चन यूएस में कम, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा आता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं और वो आपके हर डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से चेक करेंगे। यूएस 1% शायद ना भी करे, बट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, आप जहां पर भी जाएंगे ना, वो अच्छे से चेक करेंगे। इसलिए इस चीज का आपको खासा ध्यान भी रखना होगा। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ये पॉइंट भी होता है कि भाई यहाँ पर मेरा कोई रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहा है, तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके रिलेटिव के भी लगेंगे। आपके तो लगेंगे, बट उनके भी चाहिए होंगे कि एक्चुअल में उनके पास ये पैसा है कि नहीं। और एक उनका स्पॉन्सरशिप लेटर कि हाँ जी, इनके पूरे खर्चा जो है मैं पे कर रहा हूँ। ज्यादातर केसेस में इसकी नौबत नहीं आती क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इंश्योरेंस होता है या फिर वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। बट लेकिन अगर किसी केस में स्पॉन्सरशिप ली जा रही है तो उसको इसी तरीके से करना होगा जैसे हमने आपको बताया। ये सारे पॉइंट साथ में टैक्स रिटर्न हो गया और फिर आप अपना सीधा केस फाइल कर देंगे। हाँ, जो भी आप काम करते हैं उसके प्रूफ अटैच करना मत भूलिए कि भाई मेरा ये काम है, ये बिजनेस है या मेरी जॉब है, ये मैंने प्रॉपर लीव ले लिया और मेरा बिजनेस है तो मेरी एब्सेंस में ये देखने वाले हैं। आप साथ में उनकी आईडी लगाएं, जो भी आपके मैनेजर है, अगर कोई स्टाफ में या आपके कोई फैमिली पर्सन है जो उस बिजनेस को देखने वाले हैं, और अपनी अकाउंट स्टेटमेंट साथ में अटैच करें, अपने 3 साल का टैक्स अटैच करें। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको भी अटैच करें, वो एक अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट वगैरह इनको भी साथ में अटैच कर सकते हैं। जी मेरे पास ये सब है। इस फाइल को असेंबल करके आपने जमा कर देना है, दैट्स इट। अब इनमें किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपको वीजा रिफ्यूजल से बचना है, जो पॉइंट्स मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ऐसी कोई डिजीज जिसका इंडिया में इजीली इलाज अवेलेबल है, ऐसी कोई बीमारी जिसका यहाँ पे हर जगह इलाज अवेलेबल है और अच्छा इलाज अवेलेबल है, उसके लिए अगर आप अमेरिका जाते हैं तो सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज होगा। फिर उनको लगेगा जब इंडिया में इलाज इतना सस्ता है, अमेरिकन तो खुद इंडिया में आते हैं, वेस्ट के लोग खुद इंडिया में आते हैं इलाज कराने, तो आप उनके देश में क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर तभी लोग वहां पर आमतौर पर जाते हैं जब यहाँ पे या तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है, कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा होता है, या फिर जिसके हाईटेक जो डिवाइसेस है, जो मशीनरीज है, वो अमेरिका में उपलब्ध होती हैं, तभी लोग वहां पर जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जिसका बहुत ही इजीली इंडिया में इलाज अवेलेबल है ना, तो उस केस में हमने खुद नोटिस किया है कि सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज होते हैं और इतने बेहतरीन नहीं रहते हैं। पहली चीज तो ये हो गई जिसका आपको खासा ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो गई है कि आपका हिस्ट्री क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले से ही कोई पीआर लॉटरी में पार्टिसिपेट किया उस कंट्री में, कभी अनसक्सेसफुली आपने कैनेडियन पीआर अप्लाई किया हो और अब आप मेडिकल वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस केस में भी बात नहीं बनेगी क्योंकि वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, भी आपने तो ऐसा किया हुआ है, तो उनको शक हो सकता है इस बात पे। अगर ऐसा हुआ भी हुआ है, 100 में से 1% किसी के साथ ऐसा हुआ है और उसका जाने का रीजन भी एक्चुअल में जेन्युइन है, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना चाहिए अपने एसओपी में कि प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद माय प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ गेटिंग द पीआर थ्रू जो भी आप जिसके एक्सप्रेस एंट्री था या फिर जो भी प्रोविंशियल प्रोग्राम था, कि भाई उसके थ्रू मैं पीआर लेना चाह रहा था तो उसमें मैं रिफ्यूज हो गया था, मेरा सक्सेसफुल अटेम्प्ट था वो। उससे आप कंफ्यूज ना करें इस मेरे मेडिकल वीजा को, ये मेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, मेरे को वहां पर जाना है। ये आप अपनी तरफ से पहले ही लिखें, ये इसका ध्यान रखना होगा आपको। कई लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं और अपना ये क्लियर नहीं करते, तो आपको करना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री खराब है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ओवरस्टे है, आप किसी देश में गए, बहुत लंबा टाइम लगाकर वापस आए, उस केस में भी प्रोफाइल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और सक्सेस रेट कम हो जाता है। ऐसे में भी आप अगेन आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि भाई मैं लास्ट ईयर जो है मैं यूके गया था, बट वहाँ पे मैं ड्यू टू सम अनफोर्सिंग सिचुएशन मैं 3 महीने ओवरस्टे हो गया था और ऐसे ऐसे वजह से, बट दिस टाइम ऐसा नहीं है। मैं आपको इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो मेरे ओवरस्टे की वजह से, मेरा इस मेडिकल वीजा को आप कंफ्यूजन में ना ले। और मेरा जो मेडिकल वीजा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को इलाज नहीं मिल पा रहा है, सेम लैंग्वेज, राइट। इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उस हॉस्पिटल के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर, उसको ठीक है आप अपने एसओपी में तो लिखवा ही रहे हैं, लेकिन आपने एक इनवॉइस बिल में भी लिखवाना है। जैसे मान लीजिए आपने अपना किसी हॉस्पिटल में लेट्स से सेमी प्राइवेट रूम बुक करवाया, तो आपने उसके लिए 1000 यूरो या 1000 पाउंड या $1000 कैनेडियन, यूएस, ऑस्ट्रेलियन जो भी है वो आपने पे कर दिए हैं।
तो उसमें लिखा हो कि आपका बेड इस डेट से लेके इस डेट तक रिजर्व है, ये चीज लिखी हो उसमें। आपने ये ध्यान रखना है कि ये चीज लिखा हो और वो डेट आपके इनविटेशन से मैच करे। दैट्स ऑल। अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, 99% अश्योर्ड है कि आपका वीजा आ जाएगा। 1% फिर भी, ये वीजा ट्रेड है, वॉलेटाइल है, इसमें गारंटी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें करेंगे ना, तो रिफ्यूज होने का चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आपका आएगा ही आएगा वीजा, रिमेन अश्योर्ड। तो मुझे उम्मीद है मेडिकल वीजा को समझने के लिए और इसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए इस वीडियो ने आपकी हेल्प बहुत की होगी। अगर आप इसमें हमारा असिस्टेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।